तो दोस्तों हुनिया और हुनली ये वो दो नमूने हैं जो कि शोइंग का हेवली टॉम के अंदर में जीना मुश्किल करने का कई बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो लोग इस चीज में काफी ज्यादा असफल हो गए। और इस असफलता का कारण कोई और नहीं था बल्कि खुद शोया नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब उसने देखा कि शॉ शॉन वहाँ पे अपेयर हो चुके हैं तो उन लोगों की फट गई। मैं बताता हूँ कितना फटा। एक दो तीन, हाँ, तकरीबन 5 इंच से भी ज्यादा उन दोनों की फट गई थी, जिस वजह से वो लोग तकरीबन 2 सालों तक उन लोगों को नजर नहीं आया। और इन 2 सालों के अंदर में शोयन फिलहाल कहाँ था सभी लोगों को पता है। सबसे पहले एंसेस्टर से मिलता है, फिर उनकी पुरानी कहानी को सुनता है, फिर उसके बाद उसने अपने दोहरी ब्लड लाइन के बारे में सुना। उसके साथ साथ उसने वहाँ पर गू क्लैन की ब्लड लाइन को भी इनहेरिट किया। इन सभी चीज़ों को इनहेरिट करने के बाद वो 8 स्टार दोजुन बना और फाइनली उसने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फुल वर्जन को ऑब्टेन किया। साथ ही साथ क्लाइंट टैटो को भी उसका एक प्रीव्यूज के इमेजेस को लीक करा दिया गया, जहाँ पर शोयना पूरी तरीके से अपने क्लाइंट टैटो को अपीयर करा चुका है, जो कि पास्ट के इमेजेस के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल वाले इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा अलग नजर आ रही है। पास्ट के इमेजेस के अंदर में उसके माथे पर सिर्फ एक ही क्लाइंट टैटू नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन तीन तीन तरीके के नजर आ रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा बड़ा साइज में है और उसके ऊपर में 3 पैटर्न्स बने हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत हो। क्लाइंट टैटू के मिलने के बाद शाओ शॉन जितनी ज्यादा मदद कर सकते थे शोयन की, उतनी ज्यादा उन्होंने कर दी है। इसके साथ साथ वहाँ पे शोयन कई बार पूछता भी है कि आपको कैसे मैं इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वहाँ पर शाओ शॉन के पास एक ही रिप्लाई था कि तुम अगर 2D बन गए तो मुझे यहाँ से छुड़ा पाओगे, वरना उससे पहले सोचना भी मत, क्योंकि अगर इससे पहले मैं यहाँ से निकला तो मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा, जिस वजह से अभी तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा मेन मोटिव था कि मैं शाओ क्लैन के मेन डिसेंडेंट से मिलूं, जो कि मेरी तरीके की अचीवमेंट्स और पावर्स को होल्ड करता हो, और उसे ये लास्ट 2D ब्लड लाइन दे दूं, ताकि वो पूरे के पूरे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को वापस से रिवर्टलाइज कर सके। जिस वजह से मैं यहाँ पर अभी तक उसी के इंतजार में था। तुमसे मिलने के बाद मेरा इंतजार खत्म हो चुका है, तो अब मेरा जीना और ना जीना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुइन काफी ज्यादा निराश हुआ, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि वो एक ट्राई तो जरूर करेगा शाओ शॉन को यहाँ से छुड़ाने का। जिस वजह से उसने कहा कि जब वो दोशन बनेगा तब वो वापस से हवेली टॉम में आएगा, और वो कब आएगा उस बारे में बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद ही वहाँ पे शाओ शॉन को अचानक से एक चीज महसूस होती है, और वहाँ पर शोयन के स्टोरेज रिंग से अंदर से एक चीज बाहर निकल जाती है। और ये चीज़ अगर आप लोगों ने मेरी पास की वीडियोस को देखा है तो मैंने इस वीडियो के अंदर में बताया था कि किस तरीके से शोयन और बाकी सभी वहाँ पे जो एंशिएंट क्लास के यंगस्टर्स थे, उन सभी ने मिलकर हेवेली फ्लेम्स का इस्तेमाल किया और वहाँ पे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को हराया था। तो उस दौरान वहाँ पे शोयन को एक अजीब सी चीज़ मिली, जिसे उसने पकड़ा और स्टोरेज रिंग के अंदर में रख लिया। उस दौरान वो नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन शाओ शॉन के सामने ये चीज़ फिर से अपीयर होती है। तो यहाँ पर शाओ शॉन उस चीज़ की रियलिटी बताते हैं। शाओ शॉन बताते हैं कि ये एक्चुअली में तुम जिस चीज़ को उठा के लाए हो, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक चीज़ है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें नहीं मालूम है कि ये क्या है, लेकिन एक्चुअली में ये है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की क्वीन, और अभी फिलहाल ये हाइबरनेशन में है। हाइबरनेशन तुम लोगों को पता होगा, क्लास 4-5 में पढ़ा है कि किस तरीके से कोई कोई जानवर या फिर इंसेक्ट्स वगैरह कई महीनों के लिए या फिर कई सालों के लिए, दो की कॉन्टिनेंट में सालों के लिए मान लो, एक गहरी स्लीप में चली जाती है, और वहाँ पर वो लोग खुद की एनर्जीज को प्रिजर्व कर रही होती है। तो यहाँ पर शाओ शॉन बताते हैं कि ये जो इंसेक्ट इसकी पावर्स बैंड शन लेवल पर है। इस बात को सुनकर वहाँ पर शोयन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बाई चांस उठ जाती तो शोयन और शूना उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाते। दिखने में बिल्कुल पिचका सा था, लेकिन इतना ज़्यादा टेरिबल एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन वहाँ पे शाओ बताते हैं कि इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल ये हाइबरनेशन में, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती है। और फिलहाल अगर तुम चाहो तो इससे रिफाइन करके अपने लिए एक एंशिएंट इंसेक्ट एम्परर क्लॉथ बना सकते हो। ये क्लॉथ कोई मामूली क्लॉथ नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारी बॉडी का अराउंड रैप कर देगी एक ककून की तरह, और एक बैंचन लेवल तक के हमले को भी वो आसानी से इंड्योर कर देगी। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी ड्रैगन फिनिक्स टाइप वालों का आर्मर है, और इसके साथ अगर तुम्हें एम्परर क्लॉथ भी मिल गया तो तुम्हारी डिफेंस कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि तुम्हारे एनिमीज बोलेंगे भैया ये डिफेंस टूटती क्यों नहीं है। तो उसकी डिफेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि एक बैंचन लेवल तक की पावर्स को भी वो इंडोर कर देगा। जिसे सुनकर वहाँ पे शोयन के मन में फिर से लड्डू फूटने लगता है, और वो वहाँ पे कहता है मैं इसे रिफाइन करूंगा। लेकिन शाओ शॉन बोलते हैं कि अभी 5 दिन बाकी है, उससे पहले एक काम है जिसे तुम्हें निपटा लेना चाहिए, तब तक के लिए इस एम्परर क्लॉथ को मैं रिफाइन कर दूंगा। इसी दौरान वहाँ पे शोयन सोचने लगता है आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। तो वहाँ पे शाओ शॉन बताते हैं कि तुम उन 2 नमूनों को भूल गए जो कि तुम्हारे हेवेली टॉम में जीना मुश्किल कर दिए थे। क्यों ना तुम जाकर उससे बदला लेके आओ और अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल भी कर लेना। मतलब लगता है खून में ही लोगों का ये कीड़ा कि नए पावर से इस्तेमाल करना, वो भी कहीं और नहीं, खुद के एनिमीज के ऊपर, उन क्लैन के ऊपर ही। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही चीज़ देखा है, और हो सकता है। इसके बाद शोयन सोचता है कि आखिर अभी वो लोग फिलहाल 3rd लेवल के अंदर में कहाँ पर मंडरा रहे होंगे, मुझे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वहाँ पे शाओ शॉन बोलते हैं कि मेरे होते हुए पूरे हेवेली टॉम के अंदर में कोई भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक्सेस है पूरे हेवेली टॉम के ऊपर में। कई सारे सीसीटीवी कैमरास, गुप्तचर, खुफिया एजेंट्स भी है, चिंता मत करो। ऐसा कहते ही शाओ शॉन ने वहाँ पे हाथ घुमाया। एक स्पेशल रिसोर्ट होता है, और उस रिसोर्ट के अंदर में शूनर और शोयन दोनों एंटर कर जाते हैं।
और वो दोनों कहाँ पहुंचेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझसे किसी ने पूछा था कि एंशिएंट डिवोरी इंसेक्ट की जो क्वीन थी वो उस ब्लड पूल के अंदर में श्वेन के ऊपर में कंट्रोल पा लेती है और उसकी पावर्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंशियल लेवल की कल्टीवेटर है। और अगर श्वेन की बॉडी को कल्टीवेशन को वो बढ़ाती तो वो आसानी से संभाल भी कर पाएगी, लेकिन उसकी बॉडी शायद से नहीं झेल पाती और वो वहाँ पे मर जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे श्वेन ने जैसे तैसे करके एंशिएंट डिवोरी इंसेक्ट की क्वीन को वहाँ पे सप्रेस कर दिया। और मैं एक बात बता दूं कि एक्चुअली में जिसने भी मुझसे कमेंट करके इस बारे में पूछा था, मैंने उस दौरान इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये एक मानवास का साइड पार्ट है। मैंने सोचा था कि इसे एक शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने इसे एक लॉन्ग वीडियो में ही बता दिया। और अगर तुमने खुद ही पढ़ा है तो तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो मानवास का वर्जन था। लेकिन अगर तुमने किसी की एक्सप्लेनेशन सुनी है तो एक बार पूछ लेना कि वो मानवास एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नॉवल, क्योंकि मैं नॉवल्स और मानवास दोनों को मिला के बताता हूँ। मेन स्टोरी जो होती है वो मेरी नॉवल से ही होती है, उसके बीच में कोई भी टर्न ऑफ या फिर साइड सीन जिसे मैंने अभी अभी बताया उस तरीके से मैं मानवास के बारे में बोल देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेंशन जरूर करता हूँ कि ये सीन मानवास के अंदर का था। सो आई होप कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने रूडली रिप्लाई नहीं किया, बस एक सिंपल सा चीज़ था जिससे मैंने तुम्हें बता दिया। प्लीज़ सीरियसली मत लेना, क्योंकि आजकल कोई भी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं। उस स्पेशल क्रैक के अंदर एंटर करने के बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहुंच जाते हैं एक सुनसान इलाके में हेवेली टॉम के, जहां पर कई सारे एनर्जी स्पिरिट्स नहीं थे। एक्चुअली में वहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी स्पिरिट था, जो कि था ग्रेड 9 वाला। ग्रेड 9 मतलब उसकी कल्टीवेशन क्या होगी, 9 स्टार 2 जोन। उसके सामने में 2 बखेड़ा खड़ा करते हुए वहाँ पे 2 कल्टीवेटर्स थे। वो दोनों मिलकर उसके साथ में लड़ रहे थे और उन दोनों की पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आराम से उस 9th ग्रेड वाले एनर्जी स्पिरिट को मार दिया। एंड ऑफ कोर्स तुम लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि हुनिया और हुनली थे। तभी जैसे ही वहाँ पे श्वेन और शूनर पहुँचते हैं तो वहाँ पे श्वेन जाते ही कहता है कि लगता है कि इन 2 सालों में तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हैं, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे मज़े का टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम लोग मेरे हाथों अब मरने वाले हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनिया कहता है कि अगर हम लोग हेवेली टॉम से नहीं निकले और हमारे हुन क्लैन वालों को इस बारे में पता चल गया तो यू विल बी डूम्ड, मतलब तुम्हारी शामत आना निश्चित है। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन कहता है फिर मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद से तुम लोग अच्छे 8th ग्रेड के एनर्जी स्पिरिट्स बनोगे। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि 8th ग्रेड की एनर्जी स्पिरिट्स बनना हमारी इज्जत पे लगेगी, क्योंकि 8th ग्रेड के एनर्जी स्पिरिट होना 3rd लेवल के अंदर में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एकदम लोअर कास्ट वाले एनर्जी स्पिरिट्स होते हैं ना, उस तरीके का था। और हुनिया और हुनली कितने ज़्यादा रेप्यूटेटेड पर्सन है हुन क्लैन के अंदर में, तुम लोग इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, जिस वजह से उनकी ये घाव इज्जत पर थी। हुनिया यहाँ पर अच्छी तरीके से जानता था कि वो कितनी भी लड़ाई कर ले, लेकिन वो शूनर और श्वेन से इकट्ठा नहीं लड़ सकते। अगर वो दोनों वहाँ पे लड़ने जाते तो उनकी जान जोखिम में आ जाएगी, मतलब उसका जोखिम में नहीं बल्कि मरना कहते हैं। वो वहाँ पे गलत लाइन बोल दिया। इसके साथ साथ उसने इस बात को भी समझ लिया था कि अगर हम लोग भागने का ट्राई करें तो ये लोग हमें रोक भी नहीं पाएंगे, मतलब हम लोग के पास में बस एक ही ऑप्शन है, लड़ेंगे तो मरेंगे और भागेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, तो चलो भागो। इसी दौरान वहाँ पे हुनली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो वहाँ पे गुस्से में बोलने लगता है कि आखिर साले तेरी औकात क्या है इस लड़की के बिना, अगर ये लड़की नहीं होती तो हम तुम्हें कई बार मार चुके होते। तेरे शौक का एंशिएंट ब्लड लाइन काफ़ी सालों पहले पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका रहा, तू मेरे सामने एक नॉर्मल इंसान से कुछ ज़्यादा नहीं है। हुनली के इस गरम मिजाज को देखकर वहाँ पे हुनिया अच्छी तरीके से समझ सकता था कि हुनली कितना ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से ये भी समझ पा रहा था कि अगर श्वेन और शूनर यहाँ पे अचानक से अपीयर हुए उनके सामने लड़ने के लिए, मतलब दाल में कुछ काला है। और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर फाइट हो, जिस वजह से उसने हुनली से कहा कि चलो चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान तक जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हुनली वहाँ पर हुनिया की इस बातों को सुन के कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी तबाह करके रख दूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन कहता है तुम लोगों की औकात नहीं है, और ऐसा कहते ही वो हुनली की तरफ में काफी तेजी से बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। इस दौरान तक उसने शूनर से कह दिया था कि इन दोनों को तुम मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल लूंगा। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शूनर भी आराम से खड़ी होकर बस उस फाइट को देखने लगती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि यहाँ पर अगर पहले वाला श्वेन होता तो उसे प्रॉब्लम्स हो सकती थी इन दोनों को संभालने में। लेकिन फिलहाल लौंडा उस लेवल पे पहुंच चुका है कि ऐसे 4 को आराम से मार देगा। वो मजाक कर रहा हूँ, 4 को सीरियसली मत लेना, डायलॉग था। इसके बाद श्वेन हुनली की तरफ में काफी तेजी से अपना उस पाम को लेके बढ़ने लगता है, जिसके ऊपर में काफी सारी आग लगी हुई थी। तुम सभी लोगों को पता हो कि श्वेन के बॉडी के अंदर में अब खून से ज्यादा तो हेवनली फ्लेम्स बहते हैं, जिस वजह से उसके हाथ के ऊपर में फ्लेम्स होना कोई बड़ी बात थी नहीं। इसी दौरान वहाँ पे हुनली भी नहीं हटता, क्योंकि वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि आज तो लड़ ही लेते हैं, या तो तू जिंदा बचेगा या तो मैं जिंदा बचूंगा। और वो भी पंच लेके बिल्कुल तैयार था। दोनों एक दूसरे के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच में काफी तेज क्लैश ऑफ होता है, मतलब उस पंच और उस पाम के बीच में। और वहाँ पे उस धमाके के अंदर से कोई और नहीं बल्कि हुनली पीछे की तरफ हटता है। इस चीज को देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक थे।
एक्सेप्ट सूनर और शोयन। मतलब वो दोनों ही बस वहाँ पे शॉक हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान तक वहाँ पे शोयन बस एक ही चीज़ कहता है, इन 2 सालों के बीच में तुम लोगों ने कितना कम इम्प्रूव किया है, काफ़ी शर्म की बात है ये। एज़ अ फादर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसे कहने के बाद वहाँ पे शोयन बिल्कुल भी वक़्त ज़ाया नहीं करता, बल्कि इसी मोमेंट के दौरान उसने फिर से काफ़ी तेज़ हमला किया। लेकिन इस दौरान ये एक फाइटल ब्लो था। किसके ऊपर में? हुन ली के ऊपर में। और कहाँ पर मारेगा वो? उसके दिल पे उसने वार किया, सीधा उसकी छाती के ऊपर में। इतना तेज़ हमला था कि उस हमले के लगने के बाद इतनी दूर जाके हुन ली गिरता है इतनी तेज़ी से कि आसपास की सभी चीज़ें वहाँ पे डैमेज हो गई और इनफैक्ट उसके मुंह वहाँ पे फट चुका था। और बोलो जुमा केसरी वाला सीन था, समझ गए होंगे कि मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। छाती के ऊपर ये वार लगते ही शायद से यहाँ पर हुन ली ने ही कहा, क्योंकि वो मार खाते ही वहाँ पे बोल पड़ता है 8 स्टार दो सुन। इस बात को सुनकर वहाँ पे कौन चौंकेगा? सेकंड आदमी हुनिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे हुनिया की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो एक ही वार के अंदर में हुन ली पूरी तरीके से ख़त्म। यस, मर चुका है वो। और हुनिया का भाई हुन ली यहाँ पर मर चुका है, तो कितना ज़्यादा शॉकिंग वाला बात है हुनिया के लिए। लेकिन उसके मरने से ज़्यादा शॉकिंग ये बात थी कि शेन इन 2 सालों के बीच में 8 स्टार दोज़म बन चुका, मतलब उसने 2 स्टार से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया। और यहाँ पर हुनिया और हुन ली जैसे कल्टीवेटर्स 1 स्टार भी नहीं बढ़ा पाए। ये बात ज़्यादा शॉकिंग था। हुन ली मर गया, वो उस बात का शौक नहीं लग रहा था। हुनिया को शौक में देखकर वहाँ पे शेन बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, अगली बारी तुम्हारी ही है। इसी दौरान वहाँ पे हुनिया बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे वीक हो। और ऐसा कहते ही उसके पास में जो अपना मास्टर प्लान, मतलब अपना हुकुम का इक्का था, उसका इस्तेमाल कर दिया। और वो क्या था? सभी एंशिएंट क्लैंस के लॉन्डो के पास में एक ही चीज़ है जो कि उसका हुकुम का इक्का है, और वो कुछ और नहीं है बल्कि क्लैन टैटू है। तो हुनिया ने पहली बार अपने क्लैन टैटू को यहाँ पर अपीयर कराया, जिसके बाद उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हो जाती है और उसने लिटरली शेन को सरपास नहीं किया। तुमने बिल्कुल सही सुना, वो मतलब अभी भी शेन के बराबर था। मतलब शेन बिना टैटू के भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आराम से हुनिया जैसे कल्टीवेटर से लड़ सकता था। क्लाइंट टैटू के अपीयरेंस को देखकर तुम लोग सोचे हो कि यहाँ पे हुनिया बिल्कुल हेड ऑन फाइट करने वाला है शेन के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसने क्लाइंट टैटू को अपीयर कराया सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से, वो था भागना। जी हाँ, वहाँ पे उसकी ज़्यादा फट रही थी शूनर को देखिए, क्योंकि अगर बाई चांस क्लाइंट टैटू को अपीयर कराने के बावजूद भी वो शेन से लड़ लेता है, इनफैक्ट उसे हरा भी देता है, तो वो बगल में खड़ी वो जो महिला व्यक्ति है वो उसकी मार लेगी, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर लड़े। और इसी कारण से उसने क्लाइंट टैटू का अपीयर कराया, स्पीड बढ़ी, भागने का ट्राई करने लगा। और भागते हुए उसने वहाँ पर कहा कि हुन ली, तुम्हारी मौत का बदला मैं 100 गुना ज़्यादा लूंगा, लेकिन फिलहाल भागना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वजह से वो वहाँ पे भागते हुए इस चीज़ को कहते हैं। और हुनलिया भाग रहा है, शेन उसे भागने दे, ये भी नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे शेन अपना पंख फड़फड़ाते हुए काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में बढ़ने लगता है। पंख फड़फड़ाना मतलब तुम लोग समझ गए हो कि शेन कौन से विंग्स का इस्तेमाल कर रहा है। यस, एंशिएंट डीमन फिनिक्स टाइप वालों का वो जो विंग्स था वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। मतलब वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि वो हुनिया को वहाँ पे मिस कर दे, जिस वजह से वो इतनी तेज़ी से वहाँ पर पहुँचने लगा कि हुनिया समझ जाता है कि भागना भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जिस वजह से वो सोचता है कि आने दो, उसके साथ में मैं लड़ लूँगा, और अपने हाथ में काफ़ी तेज़ दोगी को लेकर बिल्कुल तैयार था। लेकिन शेन भी उधर से बढ़ता है काफ़ी तेज़ी से, और शेन जस्ट जैसे इसके पास में आता है तो उसने अपने हाथ से दोकी का पंच वहाँ पर हुनिया की तरफ में बढ़ा दिया। जैसे ही वो पंच उसकी तरफ में बढ़ता है तो हुनिया एक चीज़ नोटिस करता है। तुम लोग भी नोटिस करो क्या था वो। तभी शेन के माथे के ऊपर उसके आईब्रोज के बीच में एक चीज़ चमकती है, और वो चमकती हुई चीज़ को वहाँ पे उसको जैसे ही नजर आता है तब तक उन दोनों के बीच में क्लैश ऑफ हो गया। वहाँ पर काफ़ी तेज़ धमाका हुआ, धुआं धुआं उड़ गया, और उस धुएं के बीच से एक वीक स्किनी सा फिगर पीछे की तरफ में उड़ता हुआ नजर आ, नीचे जाके धड़ाम से गिर जाता है। और तुम्हें गेस करने की जरूरत नहीं है, वो कोई और नहीं था बल्कि हुनिया ही था। जैसे ही वो वहाँ पे नीचे गिरता तो शेन उसके सामने में उड़ता हुआ, बिल्कुल मतलब होता नहीं है कि कोई आ गया जान लेने के लिए, कोई मसीहा एक विलन को मार रहा है, पीछे में रोशनी चमक रही है, उस तरीके से शेन उड़ता हुआ नजर आता है। और वो वहाँ पे कहता है, रिलैक्स, देयर विल बी इवन मोर मेंबर्स ऑफ द हुन क्लैन हु विल अकम्पनी यू इन द फ्यूचर। मतलब यहाँ पे शेन कहना चाहता था कि तुम यहाँ पे बस आराम करो, धीरे धीरे करके एक एक हुन क्लैन के मेंबर्स तुम्हें अकम्पनी करने के लिए जरूर आएंगे फ्यूचर में। और ऐसा कहते ही शायद से वहाँ पे हुनिया अभी भी जिंदा, तो उसकी आखिरी सांसें चल रही होगी, जिस वजह से शेन ने यहाँ पे उस डायलॉगबाजी को मारा, और उसने फाइनल ब्लो किया कि नहीं, लेकिन इतना पता कि वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। लास्ट ब्लो के बारे में नहीं बताया गया कि वो जो उसकी सांसें बची है उसको पूरी तरीके से उसने कंफर्म किया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। इसके बाद ही सीन कट ऑफ होता है और उन दोनों को दिखाया जाता है हेवनली टॉम के पास में। वो हेवनली टॉम शाओशॉन का ही था। वहाँ पे वो लोग बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे, शायद से शाओशॉन वहाँ पे बाहर आने वाले हैं, मुझे तो पता है। आपको मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और हुनिया और हुनली का लात खाता हुआ भी, तो लाइक ज़रूर करना। हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को उसका लात खाना पसंद आया। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।